अगर दोनों तरफ की हम बात करें, एक तरफ राहुल गांधी थे, दूसरी तरफ मोदी थे। मोदी को सब मान रहे थे, सब सुन रहे थे, पूरी टीम उनको मजबूत कर रही थी। लेकिन कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, राहुल गांधी कहीं अकेले नजर आ रहे थे। किसी ने मुद्दों की बात नहीं की। राहुल गांधी राफेल राफेल करते रहे, उधर प्रियंका गांधी ने भी एक दो बार नोटबंदी, जीएसटी की बात की, लेकिन किसी टीम, जो उनकी टीम है, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। जो आप कह रही हैं उसको थोड़ा सा मैं अलग करना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी। जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, ये भीड़ बनती रही। कर्नाटक के बाद एक भीड़ इकट्ठी हुई। कर्नाटक में एक मंच दिखा, उसमें बहुत सारे चेहरे थे। चेहरों को अगर आप देखेंगे तो आप गिन भी नहीं पाएंगे। अजीत सिंह वहां पर थे, ममता बनर्जी वहां पर थी, मायावती वहां पर थी, सोनिया गांधी गले लग रही थी। ये तमाम भीड़ थी अगर देखें। लेकिन वो चुनाव आते आते फिर बिखरे, चुनाव के बाद फिर इकट्ठे हुए। चंद्रबाबू नायडू लोटा लेके घूमने लगे, सरकार बनाऊंगा सरकार बनाऊंगा। अभी पूरी चुनाव भी नहीं खत्म हुए थे, लेकिन उनकी हालत आप देखें। अगर मैं बात करूं, शैलेंद्र सिंह काकन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके माध्यम से मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहूंगा कि उनके 72,000 रुपए तो कम से कम बच ही गए, क्योंकि उन्होंने एक दांव लगाया था, 72,000 रुपए देने पड़ते। अब कम से कम वो बचत तो इनको हो ही गई है। हालांकि लेकिन काकन साहब, आपने एक जनता पे आरोप लगाया है। आपने कहा इससे अतिरिक्त भी कुछ चाहिए था, तो हम समझ नहीं पाए। जनता ने आपसे अतिरिक्त मांगा कब है? आप उतना दे देते जितना जनता का अधिकार था। आपने कहा आप जीत 3 राज्यों की बात करते हैं। आप याद करें 36 से ज्यादा हार आपने पाई है। 36 से ज्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व में आपने कितनी हार पाई है? मैं आपको 2 बातें कहना चाहूंगा। मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं, 2 मिनट दे, बस 1 मिनट दे दीजिए, बल्कि 10 सेकंड दे दीजिए। अमित शाह बैठे और अपने कार्यालय में, मुख्यालय में बैठ के उन्होंने कहा कि जिसको भी नॉमिनेशन फाइल करना है, देश भर से उन्होंने इनवाइट किया, आप आइए। खुद उन्होंने लोगों का नॉमिनेशन फॉर्म लिया और हर कैंडिडेट से उन्होंने बात की, चाहे कंधे पे हाथ मारा हो, चाहे उसको ऐसे थपथपाया हो, चाहे उसका नाम पूछा हो, लेकिन सबसे इंटरेक्ट हुए। ईमानदारी से बता देना, राहुल गांधी से पिछले 3 महीने में कितने नेता मिले हैं, कितने कार्यकर्ता मिले हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा आपकी हालत ये क्यों हुई है। नहीं, अभी सबसे पहले तो अगर केवल इस चुनाव की बात करें, अभी तो फाइनल रिजल्ट, इसी चुनाव की बात कर रहा हूं मैं खालिद भाई, रिजल्ट आई नहीं। हाँ। लेकिन जैसे हमारी 44 सीटें थी, उन सीटों को आप देख रहे हैं कि इसकी बधाई है, इस बार आपको भूमिका मिल रही है। तो जो मोदी जी ने पिछली बार जो है टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया था, वो तो कम से कम चाह के भी नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी बात, नहीं काकन साहब, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। टेक्निकल ग्राउंड नहीं, संवैधानिक सिस्टम है। विपक्ष के लिए कितनी सीटें चाहिए होती, वो आपको भी पता होता है। आप इसके लिए भी मोदी को जिम्मेदार ठहरा नहीं। कम से कम आप अपना परसेप्शन तो बदलिए। तो नहीं, मैं अगर आपको विपक्ष की भूमिका नहीं मिली, 44 सीट्स नहीं मिली है, आपको 10% भी सीट नहीं मिली है, तो उसके अंदर मोदी क्या करेंगे? नहीं, अब इसमें एक चीज, ये क्या बात हुई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का रोल ही नहीं है। 543 के सदन में 10% भी अगर आपको सीट नहीं मिली, दिल्ली में सरकार 70 सीटों में 7 सीटें भाजपा के पास नहीं थी, लेकिन विपक्ष का उसको दर्जा मिला हुआ। आप देखिए, ये विपक्ष का दर्जा मिला हुआ, आपको सिर्फ कैसे बात करनी आती है। संवैधानिक चीजों में फर्क होता है, इस चीज को आप समझिए। नहीं, संवैधानिक किसी और को बनाइएगा। 7 सीटें नहीं है भाजपा के पास, और उसका विपक्ष का कैसे है, ये बता दीजिए। विपक्ष आधिकारिक भूमिका नहीं है, विपक्षी भूमिका नहीं है, और आपको भी पूरी भूमिका मिली, आप मुद्दों पे गई नहीं हो, बोले ही नहीं हो। अब इसलिए मैं आपको करेक्ट यहाँ पे जो है करना चाहता कि अगर चाहते मोदी जी तो ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और कांग्रेस के साथ उनका जो पूर्वाग्रह रहा है, हर बात के लिए उनको जो है कांग्रेस ही दोषी। ये पूर्वाग्रह था कि संसद के अंदर आपका नेता आंखें मारता है, ये पूर्वाग्रह था। आप बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल नहीं कर पाए। आप चुनाव के अंदर वहां जाने वाले हो, लेकिन आप संसद के अंदर आंखें मारते हो। ये कौन सा आपका पूर्वाग्रह था? आप खुद तय नहीं कर पाए हो कि आपको क्या करना है। आपको विपक्ष की भूमिका नहीं मिली, आप इसके लिए जो है ना मोदी को रो रहे हो। आप अपनी परफॉर्मेंस को नहीं रो रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंस का जायजा नहीं ले रहे हो कि कहां आपसे चूक हुई है। अगर आप ये भी सोचने का मुद्दा रहेगा कि 5 महीने में जो हमने वहां काम किया, कहीं उससे तो लोग नाखुश नहीं थे। कहीं ये भी रहेगा कि नहीं, पीछे जो इन्होंने इनके जो कहीं बहकावे में तो नहीं आया, जो इन्होंने अभी जो पीछे कई जुमले पढ़े इन्होंने, तो इन जुमलों में तो नहीं फंस गए। तो इस तरीके से बहुत सारी विषयों पर मंथन करने का है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब पूरी रिजल्ट सीट हमारे हाथ में। आजाद जी, आपसे जानना चाहूंगी, कमी कहाँ रह रही है कांग्रेस में? क्यों जो ये अपनी बातें कन्वे नहीं कर पा रहे? बड़ी बड़ी बातें हो रही है, 72,000 की बात हुई, न्याय योजना की बात हुई, राहुल गांधी राफेल करते रहे, लेकिन जनता क्यों नहीं सुन रही बात? दिक्कत कहाँ है? देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के हैसियत से अगर शैलेंद्र सिंह काकन ये कहते हैं कि पार्टी समझ नहीं पा रही कि जनता क्या चाहती है, तो मुझे लगता है इनको संन्यास ले लेना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, अगर जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा
कि मध्य प्रदेश के अंदर या 3 राज्यों की ये बात कर रहे हैं, क्या इनके नेता राशिद अलवी इनके नेता नहीं है? वो कह रहे थे कि ये तो एक वो था, आई वॉश था, ये एक साजिश थी, हमको 3 राज्यों में इसलिए जिताया गया ताकि हम ईवीएम पे सवाल ना खड़ा करें, इन्हीं के नेता कह रहे हैं। तो ये खुद तय नहीं कर पा रहे इनको करना क्या है। एक मिसाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दी थी, दरअसल विपक्ष के साथ जो हुआ वो ये हुआ कि किसी बच्चे को कह दिया गया कि हम तुमको बाइक दिलवाएंगे अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए। वो फिर भी फेल हो गया। पिता ने पूछा भी तुम फेल क्यों हो गए? बोले बाइक चलाना मैं सीख रहा था, मैं तो सीखने में लग गया था। उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, सीखने में लग गया। मायावती जी कह रही है अम्बेडकर नगर में कि मुझको दोबारा लड़ना पड़ेगा, मैं यहीं से लड़ूंगी, यानी प्रधानमंत्री बनूंगी और मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं यहीं से लड़ूंगी। सबको लग रहा था, CWC में मीटिंग होती है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाता है। सबके अंदर जो है ना बाइक सीखने की ललक थी, पढ़ाई की किसी ने तैयारी नहीं करी। अगर आप बात करें विपक्ष जो काम करना चाहता था वो करा नहीं उसने, और उसका नतीजा आज सामने है। आज आप देखिए 2 परसेप्शन सामने आए हैं। पीएम मोदी भी 2022 का जिक्र करते हैं, प्रियंका गांधी भी 2022 का जिक्र करते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, कॉन्फिडेंस देखिए। और प्रियंका गांधी कहती है हम तो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, यानी वो अपने कार्यकर्ता को एक तरह से कहीं ना कहीं जो हवा निकाल दी उन्होंने, कार्यकर्ता कहेगा ये तो चुनाव इसका है ही नहीं 2022 का। एक बात। दूसरी बात, हमारे धर्मवीर जी बैठे हैं, इनके यहाँ की आप बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो इनका जो गठबंधन था, चलिए उसको लेकर छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह यादव खड़े होकर पार्लियामेंट में इन्हीं के गठबंधन के साथी है, वहां पे आशीर्वाद देते हैं, कहते नहीं अगली सरकार भी जो है बीजेपी की आएगी, मोदी जी की आएगी। मोदी जी से अच्छा तो कोई पीएम ही नहीं है। आप ये देखिए आपका सबसे सीनियर लीडर आशीर्वाद दे रहा है पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर सर्टिफिकेट दे रहा है, तो उसका जो फॉलोअर है या उसका 1% भी कोई मानने वाला होगा वो क्यों जाएगा गठबंधन के पास? कई चीजें ऐसी थी नेहा, आप देखिए उसमें कहीं ना कहीं ये मैसेज डिलीवर नहीं कर पाए। ये 72,000 का लॉलीपॉप देकर जो चलना चाहते थे शायद वो काम नहीं आया। और बधाई तो इनको फिर देनी पड़ेगी, एक तो विपक्ष की इनको भूमिका मिल रही है, दूसरी बात इनके 72,000 रुपए की बचत हो रही है, ये बचत बहुत बड़ी है और आगे काम आएगी। अच्छा, अगर इन चुनावों की हम बात करें तो सोशल मीडिया काफी हावी रहा, और यकीन मानिए सर सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है कि कांग्रेस के 72,000 रुपए जो है वो बच रहे हैं। मोदी को आपको थैंक यू करना चाहिए। देखिए इस पे सबसे पहले नेहा एक बात बता दूं, अगर ये जीत अगर इसलिए कि अभी जीत क्लियर हुआ नहीं, अगर ये जीत हुई तो ये जीत में एक बार फिर विषय होगा एनालिसिस का, ये जीत क्या मीडिया की जीत है? सर आपको नहीं लगता आप बहुत देर कर रहे हैं? सोशल मीडिया की ये जीत सब चीजें आपको पहले नहीं, ये मीडिया की जीत, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाने का काम किया, युवा भारत की बात मीडिया ने जो सरकारी मीडिया थी और उसने जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाने का काम किया, ईवीएम के बाद काकन साहब आपकी हालत तो 1 मिनट में है, काकन साहब की हालत ये हो गई है, अगर ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनकी हालत ये हो गई है कि गांव में हमारे एक था कुम्हार, उसका जब किसी पे बस नहीं चलता था और उसको लोग पीट के भगा देते थे, वहां के अपने गधे का कान ऐंठता था। ये इनको जब दिखता नहीं है ना कुछ, ये सीधा क्या करते हैं, ईवीएम या मीडिया और ईवीएम पे प्रश्न न उठाए, तो आप लोग चाहते हैं एक ऐसा माहौल बना दिया जाए, कौन सा प्रेशर बना दिया जाए मीडिया पूरे देश में भ्रमण कर रहा था, देश में भ्रमण कर रहा था, जीते वहां क्यों नहीं? इसलिए हम एडवांस में नहीं बोलना चाहते कि जब तक रिजल्ट नहीं आता क्लियर है, तब तक बोलना ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, वहां ईवीएम ठीक था, बाकी राज्यों में, पंजाब में ठीक था, मध्य प्रदेश में ठीक था, छत्तीसगढ़ में ठीक था, राजस्थान में ठीक था, दिल्ली में ठीक था ईवीएम। जो खामोशी से अपना काम करते हैं जीत वही पाते हैं, ये बात सही है। खासतौर से अगर आप बात करें, भी आपने जिक्र किया टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का, 2 सीटों पर हैं वो, लेकिन उनका उत्साह इतना था कि वो चुनाव खत्म होने से पहले ही सरकार बनाने के लिए जो है ना दिल्ली से लेकर और पश्चिम बंगाल तक जो इनके दौरे हो रहे थे जी। लेकिन अभी मैं एक सवाल करना चाहूंगा इस पूरे मामले पे, मुझे नहीं लगता कि अब विपक्ष को जो है ना कुछ ज्यादा कहना चाहिए कि उम्मीद क्या है क्या नहीं है, इनको तो खुद मंथन करना चाहिए कि कहां पर क्या हुआ। अभी हमारे धर्मवीर चौधरी जी कह रहे थे संवैधानिक संस्थाएं जो है वो खत्म हुई है। अभी मायावती जी को और आपको जो है ना दिल्ली में मौका नहीं मिला, नहीं तो आप अगर यूपी को याद करेंगे तो 3 सीएमओ की हत्या होना जो है ना वो आप भूल गए होंगे। आप ये भी भूल गए होंगे कैसे वहां पर जो है ना आवास सचिव ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी, और उन्होंने खुद सुसाइड नोट में क्या लिखा था वो आपको याद होगा। संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल आपके राज्य में हुआ है वो आप भूल रहे हो। आपके यहाँ शशांक शेखर जी थे, वो आईएएस भी नहीं थे, उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया था, वो सिर्फ चहेते थे। आपके यहाँ आईएएस को इंपोर्ट किया जाता था, काडर कहीं का भी हो, अगर अच्छे लगते तो उनको बुला लिया जाता था और मनमानी कराई जाती थी। पोंटी चड्डा की शराब की रेट जो थे वो कुछ थे, बेची किसी और रेट पे जाती थी। वो क्या था,
आप बात करते हो दूसरों की, आपको जब मौका मिलता है आप क्या नहीं करते हो, आप भूल जाते हो। मायावती जी के शासन में क्या नहीं हुआ। और आपको एक और बात बता दूं धर्मवीर जी, आप उतना बोलिए जितना बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बहन जी इधर चली गई ना आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके आनंद के नाम पे कितना आनंद लिया है आपने भी और आपकी पार्टी ने भी, वो आपको भी मालूम है। परिवारवाद की आप बात करते हो, आपने भी भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया। आप कैसे दूसरे पे उंगली उठाते हो, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस पे हम बात कर रहे थे, कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कहीं भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज, पार्लियामेंट के अंदर अगर वो खड़े होकर आंख मारते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। आप एक देश के प्रधानमंत्री का आप अपने आप को मटेरियल बता रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बड़ा सवाल है। आप लोगों को एक तरह से कहीं ना कहीं से रिझाने की बात करते हो। 72,000 रुपए आप लेके बात करना चाहते हो, लेकिन आप उसे डिलीवर नहीं कर पाते हो। आप राफेल पे बात करते हो, आप डिलीवर नहीं कर पाते हो, लेकिन आप मीडिया पे ठीकरा फोड़ते हो, आप विपक्ष पे भी ठीकरा फोड़ते हो, आप सपा पे ठीकरा फोड़ते हो, आप बसपा पे फोड़ते हो। आप अपने आप में मंथन कभी नहीं करोगे। आप मीडिया पे तब ठीकरा फोड़ोगे जब मीडिया आपको कवरेज देता है। आपके ही लिए मीडिया ने कितना काम किया है, आपने तो यह हाल किया। आज भी आपके जो वफादार मीडिया वाले हैं वो आज भी उनको जो है ना पूरे 5 साल में मोदी सरकार की एक भी खूबी नजर नहीं आई है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उनको आज भी अगर नजर आता है तो आपकी वफादारी नजर आती है। लेकिन सवाल इस तरह से अगर हम समझना चाहें तो क्या राष्ट्रवाद चल गया? देखिए, राष्ट्रवाद हमेशा चलेगा, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर नेशन फर्स्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कुछ बचता है। इनका नेशन फर्स्ट नहीं होता, इनका उनका नेशन फर्स्ट नहीं, मतलब नेशन फर्स्ट रहेगा। काकन साहब, हार जीत कभी पैमाना नहीं होता है। आप इस हार को हार मत मानिए, आप इसके लिए मंथन सोचिए। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप आज भी अपने गिरवान में नहीं जागते, अगर आपकी सरकार बनी और आप हार मत मानिए। आपको लगता है कि अभी भी बीजेपी पे सवाल उठाना अभी भी अगर आप नहीं जागेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपको संन्यास ले लेना चाहिए। मैं दोबारा आपको ये बात बोल रहा हूं, अगर आज भी आप मंथन नहीं करोगे, ठीक रहा दूसरों को फोड़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि आप कहां खामियां रह गई। और देखिए, ये लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बोलिए इसमें चुनाव धर्मवीर जी, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। हालांकि थोड़ी हार्ड उर्दू है, इसमें फारसी भी है। मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। आप लोगों को नुकसान हो गया, इसका नुकसान नहीं है। नुकसान इस बात का है कि आपको नुकसान का एहसास भी नहीं हो रहा। हमें खालिद साहब कोई नुकसान नहीं है, नुकसान बीजेपी को है। हाँ भी एक चीज, एक लाइन बस धर्मवीर जी से ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, अगर इनके दिल में कोई सच्चाई है तो बता दें। ये कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनकी पार्टी किसके हाथ में कमाने, जरा बता दें। क्या नाम है उनका, नाम बताना। सतीश मिश्रा। अच्छा, आपने बता दिया जी धर्मवीर जी। ये मनुवादी, आपने सारे दलित ले आके उन्हीं मनुवादियों के हाथ में गिरवी रख दिए। कौन सी विचारधारा है ये जी, आप बताएं। खालिद साहब जी, ये जो रुक जाइए, ऊना हुआ और चीजों में दलितों की बात कर रहा हूं, अभी औरों की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कितने टिकट दिए वो आपको याद होगा, आप जवाब नहीं दोगे। पहले पूरी सुन लेना। अलवर कांड पे अभी तक आपकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। अब आप सरकार से वापस ले लो समर्थन तो एक अलग बात है, लेकिन वहां भी आपको सत्ता की मलाई चाहिए थी। लेकिन आंदोलन के नाम पे दलित, अगर आप 50 किलोमीटर से बाहर निकल के देखोगे तो दलित किस कंडीशन में जी रहा है, आज भी शर्मनाक बात है। आपके जो आपका जो प्रोफाइल है वो बढ़ता चला गया, करोड़ों के हो गए, यानी यहां तक करने लगा कि दलित की बेटी दौलत की बेटी हो गई है। लेकिन दलित आज भी दलित है। दलित कितने संघर्ष से और कितनी परेशानी से जी रहा है ये आप भी देख रहे होंगे। क्या दलित के लिए कभी कोई शांति से जवाब दीजिएगा, शांति से। अब एक चीज पूछना चाहूंगी, विकास की बात हुई, राष्ट्रवाद की बात हुई, अब बीजेपी किस मुद्दे पर काम करेगी? क्योंकि अब 5 साल दिखते हैं, अगर मिल रहे हैं तो फिर बीजेपी अब क्या करे, क्या रास्ता होना चाहिए बीजेपी का? देखिए, मैं तो एक तो अपने मेहमानों से सबसे कह दूं कि मैं रोजे में ज्यादा शोर इसलिए नहीं मना, वैसे मैं मचाता भी नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि बिला वजह तो वो हम्बग हो जाता है जी। दूसरी बात, आपके सवाल पे भी मैं आऊंगा। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में दलित की जो दशा रही है आजादी से पहले या अभी भी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं रही है। सबसे ज्यादा संघर्ष किया, सबसे ज्यादा उसके नाम पर राजनीति होती है, वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसको देने के नाम पे किसके पास क्या है वो अभी आप मेरे साथ चलिए 50 किलोमीटर बाहर दिल्ली एनसीआर से आपको मैं 200 गांवों में ले जाऊंगा। आप दलित की स्थिति देखिए, जमीनी स्थिति। सच्चाई है कि आज भी दलित के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई है, उसको देने के नाम पे किसी के पास कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब आपका सवाल है बीजेपी को लेकर। देखिए, बीजेपी ने अपने एजेंडे पर काम किया, अपनी बात को उसने रखा। ये कुछ भी आरोप लगाएं,
कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी ने अपनी बात को रखा, डिफोकस नहीं हुई, वो सबसे अच्छी बात ये रही। उसने अगर कहा, पीएम मोदी ने ये कहा कि हम 2022 में ये कर देंगे, तो उन्हें कॉन्फिडेंस था। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मेरी आपको दुआ है कि आप 2022 में भी मेरा ऐसे ही विरोध करें संसद के अंदर, ये कॉन्फिडेंस था। अब आप कांग्रेस की बात देखिए, प्रियंका गांधी कहती नहीं हम तो ये तैयारी 2022 के लिए कर रहे हैं, ये चुनाव उनके लिए मुद्दा था ही नहीं। उन्होंने खुद कहा कि हम जो है वोट काट रहे हैं, हम वोट काटने वाले के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं। खालिद भाई थोड़ा इस पे भी बताइए, क्या अगली बार चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध भी कर सकते हैं? आपके लिए हर जवाब, हर सवाल का जवाब है मेरे पास। आप अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाए, आपको मंथन करना होगा, एक बात। लेकिन बीजेपी को अब कम से कम वो काम करने चाहिए जो उससे छूट गए हैं। देखिए, बड़ी राय देने के लिए बीजेपी के अंदर एक पूरा पैनल है, पूरी उसकी सलाहकार समिति है, पूरा एक उसका काम करने का स्टाइल है। लेकिन आपने चूंकि सवाल किया है, तो जैसे जो मुद्दे छूट गए हैं, कम से कम विपक्ष को उनको उठाने का मौका ना मिले, एक तो ये करना चाहिए। स्मार्ट सिटी का दावा था, 100 थे, कितने ही बन जाएं वो बन जाएं। दूसरी बात, जो एक कम से कम जो दूरियां बढ़ी हैं समाजों के अंदर, जिसको लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहा लेकिन उठा नहीं पाया, उसको बनाना होगा, समन्वय बनाना होगा। नेशन फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको जमीन पर, धरातल पर लाना होगा। जब तक हर भारतीय सुरक्षित न महसूस करे, अपने आप को बराबरी के दर्जे पे ना लाए, तब तक नेशन फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कमी मुझे लगती है। तो कम से कम सबसे पहले ये देखना होगा कि एक भाईचारा, एक जो सौहार्द है वो बने और विकास की बात हो, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। कल जीने के लिए उसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बातें